नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब हम चाय या कॉफ़ी आदि बनाते हैं और पीने के लिए कप में निकालते हैं, तो कप में रखी चाय या कॉफ़ी पहले तो बहुत गर्म होती है, लेकिन कुछ देर बाद धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। ज़्यादा देर तक ऐसे ही रखने पर चाय या कॉफ़ी पूरी तरह ठंडी हो जाती है, मतलब आसपास के लगभग बराबर टेम्परेचर पर आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? सामान्य शब्दों में कहा जाए तो चाय या कॉफ़ी में से गर्मी निकलकर वातावरण में चली गई, इसीलिए वह चाय या कॉफ़ी ठंडी हो गई। इस गर्मी को भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की भाषा में ऊष्मा यानी हीट कहा जाता है, जो वास्तव में ऊर्जा यानी एनर्जी का ही प्रवाह या बहाव है। कोई भी चीज़ बहुत छोटे छोटे कणों यानी पार्टिकल्स से बनी होती है, और तापमान यानी टेम्परेचर वास्तव में किसी चीज़ में कणों यानी पार्टिकल्स के चलने की औसत गतिज ऊर्जा यानी उनके चलने से उनमें जो ऊर्जा होती है वो मापने का पैमाना यानी स्केल है। अगर किसी चीज में कण तेज चल रहे हैं तो उसकी औसत गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, इस वजह से उसका तापमान यानी टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अगर धीरे चल रहे हैं तो तापमान कम होगा। तापमान को मापने के लिए कई तरह के पैमाने यानी स्केल्स बनाए गए हैं। सेल्सियस पैमाने में बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड और सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते हुए पानी को 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड माना जाता है। अन्य टेम्परेचर को इसी के आधार पर मापा जाता है। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की जिस शाखा यानी ब्रांच में ऊष्मा, तापमान और ऊर्जा आदि के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वह ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। यह बताती है कि ऊर्जा यानी एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलती है और कैसे एक चीज से दूसरी चीज में जाती है। इसी के आधार पर गाड़ियों के इंजन काम करते हैं, बर्फ पिघलती है और चाय या कॉफ़ी ठंडी होती है आदि। इस तरह ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स जितना कठिन शब्द लग रहा है, उसका मतलब उतना ही आसान है। इसी तरह ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स में एक शब्द आता है एंट्रोपी। यह शब्द भी सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। इसे अक्सर अव्यवस्था या बिखराव के रूप में समझाया जाता है, जो समझने के लिए ठीक है, लेकिन असल में यह इस बात का माप है कि किसी सिस्टम की एक ही दिखाई देने वाली अवस्था के पीछे कितनी अलग अलग छोटी छोटी अवस्थाएं हो सकती हैं। जितनी ज़्यादा अवस्थाओं की संभावना होगी, एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे अगर अलमारी में कपड़े ठीक से तह करके रखे हैं तो उन्हें रखने के तरीके सीमित हैं, इसलिए एंट्रोपी कम है। लेकिन अगर कपड़े बिखरे हुए हैं तो उन्हें बिखेरने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसलिए एंट्रोपी ज़्यादा है। सिस्टम यानी निकाय का मतलब है किसी सीमा के अंदर मौजूद चीज़ों का समूह, जैसे एक कप चाय, एक अलमारी या कोई मशीन। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें ऊर्जा और पदार्थ दोनों बाहर जा सकते हैं और अंदर आ भी सकते हैं। कुछ में केवल ऊर्जा ही बाहर जा सकती है और अंदर आ सकती है, लेकिन पदार्थ नहीं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें ना ऊर्जा बाहर जा सकती है, ना अंदर आ सकती है और ना ही पदार्थ। ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम यानी बाहर से बिल्कुल कटा हुआ सिस्टम कहा जाता है। ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स का एक नियम है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी समय के साथ बढ़ती है, मतलब समय के साथ उस आइसोलेटेड सिस्टम में अव्यवस्था बढ़ती है। ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में प्रकृति या कुदरत या संसार या ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि ब्रह्मांड के बाहर क्या है हम नहीं जानते। यह भी नहीं जानते कि बाहर जैसा कुछ है भी या नहीं। इस तरह ब्रह्मांड के बाहर ना तो पदार्थ और ऊर्जा जा सकते हैं और ना ही अंदर आ सकते हैं। इसलिए समय के साथ
प्रकृति या ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है। सरल शब्दों में कहें तो समय के साथ ब्रह्मांड में ऊर्जा फैलती जा रही है और चीजें ज्यादा संभावित यानी ज्यादा बिखरी हुई अवस्था या ज्यादा फैलाव की तरफ बढ़ रही हैं। इसी को ब्रह्मांड की एंट्रोपी का बढ़ना कहा जाता है। इसे प्रकृति या ब्रह्मांड का मूल नियम कहा जा सकता है। इसी के अनुसार ऊष्मा या हीट ज्यादा टेम्परेचर वाली चीजों से कम टेम्परेचर वाली चीजों की ओर अपने आप बहती है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि लगभग 13.8 बिलियन साल यानी लगभग 1380 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड एक बहुत सघन यानी डेंस और बहुत ज़्यादा गर्म अवस्था में था, जिसे बिग बैंग कहा जाता है, और तभी से यह लगातार फैलता जा रहा है। इसी दौरान ब्रह्मांड में ऊर्जा का फैलाव बढ़ता जा रहा है और चीजें ज्यादा संभावित अवस्थाओं की ओर बढ़ रही हैं। इसीलिए समय के साथ ब्रह्मांड की एंट्रोपी भी बढ़ रही है। इस तरह शुरुआत में ब्रह्मांड कम एंट्रोपी यानी अपेक्षाकृत ज्यादा व्यवस्थित अवस्था में था और समय के साथ यह फैलता गया, ठंडा होता गया और ज्यादा अव्यवस्थित होता गया। बहुत बहुत लंबे समय यानी अनंत समय बाद एक ऐसी अवस्था आ सकती है जहां सब कुछ लगभग बराबर हो, ना कोई खास संरचना, ना ऊर्जा का बड़ा अंतर, बस एक शांत फैला हुआ ब्रह्मांड। इसे अक्सर हीट डेथ जैसी स्थिति कहा जाता है। इस स्थिति में तापमान हर जगह लगभग समान हो जाता है, इसलिए ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है, क्योंकि ऊर्जा हमेशा गर्म जगह से ठंडी जगह की ओर जाती है। अगर हर जगह तापमान बराबर है तो ऊर्जा कहीं जाएगी ही नहीं, और जब ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है तो कोई काम नहीं हो सकता। ना तारे जलेंगे, ना कोई नई संरचना बनेगी, ना कोई सक्रिय प्रक्रिया चलेगी। इस तरह हीट डेथ में तापमान लगभग समान होता है। छोटे स्तर पर हल्के उतार चढ़ाव संभव हैं, लेकिन बड़े स्तर पर कोई ध्यान देने लायक अंतर नहीं बचता। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, एंट्रोपी का बढ़ना एक सांख्यिकीय यानी स्टैटिस्टिकल नियम है, ना कि 100% पक्का नियम हर छोटे पल के लिए। इसका मतलब है कि सामान्य तौर पर चीजें अव्यवस्था की तरफ जाती हैं, लेकिन बहुत ही छोटे स्तर पर बहुत ही कम समय के लिए इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी अव्यवस्था से थोड़ी व्यवस्था बन सकती है। यह बहुत दुर्लभ यानी रेयर होता है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर हम समय को बहुत बहुत बड़ा मान लें, लगभग अनंत यानी इन्फिनाइट, तो ऐसी दुर्लभ घटनाएं भी कभी ना कभी हो सकती हैं, जैसे कि कणों यानी पार्टिकल्स का एक समूह अचानक कुछ क्षणों के लिए व्यवस्थित हो जाए। अब इस विचार को और आगे बढ़ाएं तो अगर कण सही तरीके से जुड़ जाएं तो वे एक जटिल संरचना भी बना सकते हैं। यह कुछ उसी तरह से है कि हम 4 सिक्के एक ही बार एक साथ उछालें तो उनमें से चारों में हेड आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर हम उन चारों सिक्कों को लाखों करोड़ों बार एक साथ उछालें तो कम से कम एक बार तो चारों में हेड आने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इस तरह काफी लंबे समय में दुर्लभ अवस्थाओं के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन यह कहना अधिक सटीक होगा कि हर संभव अवस्था का होना निश्चित नहीं बल्कि संभव हो जाता है, और कुछ अवस्थाएं फिर भी अत्यंत दुर्लभ ही रहती हैं। 19वीं सदी में ऑस्ट्रिया में एक वैज्ञानिक हुए थे, लुडविग बोल्ट्जमान। उन्होंने 1896 में एक विचार दिया जिसे अब बोल्ट्जमान ब्रेन यानी बोल्ट्जमान मस्तिष्क या बोल्ट्जमान दिमाग के नाम से जाना जाता है। इस विचार को 2002 में सीन कैरोल और अन्य वैज्ञानिकों ने आगे विकसित किया। बोल्ट्जमान ब्रेन यानी बोल्ट्जमान मस्तिष्क या बोल्ट्जमान दिमाग विचार यह कहता है कि एक बहुत बड़े लगभग संतुलित और अव्यवस्थित ब्रह्मांड में अनंत समय में छोटे स्तर पर ऊर्जा के उतार चढ़ाव यानी फ्लक्चुएशंस के कारण कभी कभी कणों का ऐसा संयोजन यानी कॉम्बिनेशन बन सकता है जो एक मानव दिमाग जैसा हो, एक ऐसा दिमाग जिसमें न्यूरॉन्स जैसी संरचना हो जो कुछ समय के लिए सक्रिय यानी एक्टिव हो सके और फिर तुरंत टूट जाए। मनुष्य मस्तिष्क या दिमाग का वजन लगभग 1.3 से 1.5 किलोग्राम होता है और यह ज़्यादातर
पानी, वसा यानी लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है। अगर हम इसे परमाणुओं यानी एटम्स के स्तर पर देखें तो एक औसत मानव मस्तिष्क में लगभग 10 की घात 26 यानी एक के बाद 26 जीरो के आसपास एटम्स होते हैं। जैसे 100 की घात 2 का मतलब होता है एक के बाद 2 जीरो यानी 100। 10 की घात 26 यानी एक के बाद 26 जीरो बहुत बड़ी संख्या है। जिस तरह मैंने अभी 4 सिक्कों के उदाहरण में बताया है कि लाखों करोड़ों बार चारों सिक्कों को उछालें तो कम से कम एक बार चारों में हेड आने की संभावना है, भले ही बहुत कम हो। इसी तरह हीट डेथ की लगभग संतुलित अवस्था और अनंत समय में ब्रह्मांड में इसकी संभावना है कि लगभग 10 की घात 26 परमाणु उसी भौतिक और रासायनिक अवस्था में एक साथ आ जाएं जिस तरह हमारे दिमाग में होते हैं और पूरी तरह काम करने वाला एक दिमाग बन जाए। इस दिमाग की अपनी यादें होंगी, विचार होंगे और उसे लगेगा कि वह लंबे समय से जीवन जी रहा है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सीधे सीधे भौतिक विज्ञान के नियमों के खिलाफ नहीं है। अभी मैंने ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताते हुए हीट, टेम्परेचर, एंट्रोपी, हीट डेथ और संभावनाओं के संबंध में आपसे जो चर्चा की है उसके अनुसार अनंत समय में इसकी संभावना है, भले ही बहुत कम हो। अगर ब्रह्मांड अनंत समय तक टिका रहता है तो यह घटना कभी ना कभी घटित हो सकती है। अब इस विचार का वैज्ञानिक महत्व तब बढ़ता है जब हम इसकी तुलना सामान्य तरीके से बने दिमागों से करते हैं। एक इंसानी दिमाग बनने के लिए पूरी ब्रह्मांडीय प्रक्रिया चाहिए, तारों का बनना, ग्रहों का बनना, जीवन का विकास और करोड़ों साल की जैविक प्रक्रिया। यह एक बहुत लंबी और जटिल श्रृंखला है। इसके मुकाबले एक बोल्ट्जमान ब्रेन केवल एक स्थानीय घटना है। कणों का एक छोटा सा समूह कुछ समय के लिए सही तरीके से व्यवस्थित हो जाए। इसलिए अगर ब्रह्मांड बहुत लंबे समय तक यानी अनंत समय तक रहता है तो ऐसे अचानक बने दिमाग कभी ना कभी बनने की संभावना बनी रहती है, भले ही वह बहुत कम हो। यह बोल्ट्जमान ब्रेन यानी बोल्ट्जमान मस्तिष्क या बोल्ट्जमान दिमाग बनते हैं और अगले ही पल खत्म हो सकते हैं। लेकिन महत्व इसके बनने और तुरंत ही खत्म हो जाने का उतना नहीं है, बल्कि इसने एक बहुत बड़े सवाल को उठाया है जिसकी ओर वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। विज्ञान में बोल्ट्जमान ब्रेन यानी बोल्ट्जमान मस्तिष्क या बोल्ट्जमान दिमाग पर अक्सर थॉट एक्सपेरिमेंट यानी वैचारिक प्रयोग और कॉस्मोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी ब्रह्मांड संबंधी समस्या के रूप में विचार किया जाता है। लेकिन आज तक इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया है कि यह वास्तव में इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से चेतना यानी कॉन्शियसनेस के बारे में बताता है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस क्या है। बोल्ट्जमान ब्रेन यानी बोल्ट्जमान मस्तिष्क या बोल्ट्जमान दिमाग में सैद्धांतिक रूप से यादें होती हैं, विचार होते हैं। इस तरह उसमें मैं का एहसास होता है। इसका मतलब हुआ कि उसमें चेतना होती है। इस प्रकार बोल्ट्जमान ब्रेन का विचार यह कहता है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस अलग से कोई अलौकिक या रहस्यमय चीज नहीं है, बल्कि कणों के भौतिक और रासायनिक खास संयोजन यानी पदार्थ और ऊर्जा के खास संयोजन या कॉम्बिनेशन में होने वाली प्रक्रिया यानी प्रोसेस है। भले ही बोल्ट्जमान ब्रेन का विचार इसे सीधे नहीं कहता, लेकिन इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस पदार्थ और ऊर्जा में होने वाली प्रक्रिया है, कोई अलौकिक चीज नहीं। 18 अप्रैल 2025 को इसी चैनल पर रिलीज हुई वीडियो डिस्कोर्स ऑन लाइफ, कॉन्शियसनेस, पर्सनैलिटी एंड साउल यानी जीवन, चेतना, व्यक्तित्व और आत्मा पर विमर्श में मैंने समझाया है कि वास्तव में पदार्थ और ऊर्जा यानी मैटर और एनर्जी के एक विशेष संयोजन यानी कॉम्बिनेशन के फलस्वरूप ही शरीर में चेतना यानी कॉन्शियसनेस पैदा होती है। इसी तरह 22 सितंबर 2025 को इसी चैनल पर रिलीज हुई वीडियो नथिंग इज परमानेंट यानी कुछ भी स्थायी नहीं है में मैंने समझाया है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस
मैं का एहसास नहीं होती, बल्कि वह प्रक्रिया यानी प्रोसेस होती है जो हमारी इंद्रियों से मिलने वाली सूचनाओं को संसाधित यानी प्रोसेसिंग करके मैं का एहसास बनाती है। ये वीडियो देखकर आप लोग इसे विस्तार से समझ सकते हैं। इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वास्तव में बोल्ट्जमान ब्रेन के विचार का तर्क इसी आधार पर टिकता है कि उसमें मैं का एहसास होता है। अगर मैं का एहसास नहीं है तो उसे बोल्ट्जमान ब्रेन कहना ही गलत होगा। वह सिर्फ परमाणुओं का ढेर हुआ, तब वह कोई खास संयोजन नहीं होगा और बोल्ट्जमान ब्रेन का विचार ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता, हम मान लेते हैं कि बोल्ट्जमान ब्रेन में सचमुच मैं का एहसास होता है। तब हमें मानना पड़ेगा कि चेतना मौजूद है, क्योंकि मैं का एहसास ही चेतना की न्यूनतम परिभाषा है। दर्द, रंग, आवाज़ यानी अनुभव सब बाद में आता है। सबसे पहले यह भाव आता है कि कोई है जो अनुभव कर रहा है, यानी मैं हूँ। तो अगर बोल्ट्जमान ब्रेन में यह भाव है तो चेतना है। और चेतना आई कहाँ से? सिर्फ परमाणुओं के एक खास संयोजन से। तब निष्कर्ष वही निकलता है कि चेतना पदार्थ और ऊर्जा के एक खास संयोजन में चलने वाली प्रक्रिया मात्र है। दूसरा रास्ता, हम कहते हैं कि बोल्ट्जमान ब्रेन इतने कम समय तक बना रहता है कि इतने कम समय में बिना किसी कार्यात्मक प्रक्रिया के मैं का एहसास पैदा नहीं हो सकता। तब बोल्ट्जमान ब्रेन में मैं का एहसास नहीं होगा। पर तब भी वह बोल्ट्जमान ब्रेन कहलाने लायक ही नहीं रहा, वह सिर्फ एक संरचना है। इस परिस्थिति में बोल्ट्जमान ब्रेन का विचार ही खत्म हो जाता है। तो बात यह है कि बोल्ट्जमान ब्रेन विचार अपने आप में एक दावा करता है। वह कहता है कि मैं का एहसास पदार्थ और ऊर्जा यानी मैटर और एनर्जी की एक खास अवस्था से पैदा हो जाता है। इस तरह बोल्ट्जमान ब्रेन विचार का आधार ही यह है कि उसमें मैं का एहसास है, यानी चेतना है। इस आधार को मानने से ही यह निष्कर्ष निकलता है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस पदार्थ और ऊर्जा के खास संयोजन में होने वाली प्रक्रिया यानी प्रोसेस मात्र है। इस तरह बोल्ट्जमान ब्रेन अगर मैं का एहसास करता है तो चेतना पदार्थ और ऊर्जा के खास संयोजन में होने वाली प्रक्रिया मात्र साबित हो गई। अगर नहीं करता है तो बोल्ट्जमान ब्रेन नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है और यह विचार ही खत्म हो जाएगा। लेकिन सैद्धांतिक रूप से बोल्ट्जमान ब्रेन संभव है और इसीलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस पदार्थ और ऊर्जा के खास संयोजन में होने वाली प्रक्रिया यानी प्रोसेस है जो मैं का एहसास बनाती है। यहाँ यह सवाल महत्वपूर्ण नहीं है कि ब्रह्मांड में कभी बोल्ट्जमान ब्रेन बनेगा या नहीं, लेकिन विज्ञान के अनुसार यह सैद्धांतिक रूप से संभव है। वास्तव में यह महत्वपूर्ण सवाल चेतना यानी कॉन्शियसनेस को लेकर है, क्योंकि वास्तव में बोल्ट्जमान ब्रेन यानी बोल्ट्जमान मस्तिष्क या बोल्ट्जमान दिमाग में मैं का एहसास कराने वाली प्रक्रिया चल रही होती है, यानी बोल्ट्जमान ब्रेन में चेतना होती है। इससे यह स्पष्ट है कि बोल्ट्जमान ब्रेन विचार सिद्धांततः इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से यह कहता है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा के खास संयोजन यानी कॉम्बिनेशन से पैदा हो सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसोफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।